नमस्कार साथियों, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके वन प्लस डिफेंस एकेडमी चैनल पर और वीर पथ के एप्लीकेशन पर। और आज के इस क्लास में आप लोग देखने वाले हैं टीए आर्मी का पेपर नंबर 13 देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने टीए आर्मी के लिए 13 ही पेपर नहीं करवाए हैं, कम से कम 60 से ज़्यादा मैंने क्लासेस करवा दिए हैं स्पेशल टीए आर्मी के लिए। मैं स्पेशल बोल रहा हूँ क्योंकि मैं स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ कि टीए आर्मी का मैंने जो क्लास करवाया है ना, वो स्पेशल टीए आर्मी का ही क्लास आपको मिलने वाला है। और साथ साथ में ये जो सारे क्लासेस आते हैं ना, जो आपका टीए आर्मी का जो ऑफिशियल सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस क्लास में भी जीके का 20 क्वेश्चन, जीएस का 15 क्वेश्चन और मैथ का 15 क्वेश्चन डाला है। और साथ साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी के आपके फ़ोन में वीरपथ का एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। और वीरपथ का एप्लीकेशन ही नहीं, उसमें जो 30 टेस्ट दिया गया ना, यानी 30 टेस्ट दिया गया है टी आर्मी के लिए, सभी आप लोग एग्ज़ाम से पहले इसको ख़त्म करके जाएंगे। तो 30 टेस्ट जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए 30 टेस्ट को ज्वाइन करिए और अभी से आप डेली लगाइए अपने एग्ज़ाम तक, ठीक है ना। और इसको ख़त्म करके जाना है आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के कौन से पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पहले तो इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर है क्या। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, भाग 3। यानी कि भाग 3 को, भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आया है भाग, आया है भारतीय संविधान का। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर समझ जाइएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान समझ जाइएगा, ठीक है ना। उसमें कितने भाग हैं, उसमें कितने पार्ट हैं। तो याद कर लीजिए, अभी करंट में इसके 25 भाग हैं। कितना भाग हैं, 25 पार्ट हैं। पहले कितना था, पहले 22 था, लेकिन अब क्या हो गया, संशोधन करके 25 पार्ट हो गया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कितने पार्ट भारतीय संविधान में कितने भागों में बांटा गया है। तो 25 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर नहीं पता है तो, ठीक है ना। अब भारतीय संविधान के बारे में ये भी देख लीजिए, भारतीय संविधान जो है ना, ये कब लागू हुआ था हमारे देश में। हमारे देश में लागू कब हुआ था, देखिए यहाँ पर लागू कब हुआ था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लागू कब हुआ था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। लेकिन अपनाया कब गया था, देखिए अपनाने का तारीख अलग था। क्या था, अपनाया गया कब, अपनाया गया कितने तारीख को, कब अपनाया गया। तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर को। कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। ये भी पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, अपनाया गया था। और संविधान बनने में कितना टाइम लगा था, संविधान बनने में कितना टाइम लगा था, ठीक है। तो लगा था 2 साल, 2 साल यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर 2 साल लगा था और 11 महीने लगा था, 11 मंथ और 18 दिन लगा था। कितना दिन लगा था, इतना दिन लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। मैं जितना पॉइंट करवा रहा हूँ ना, सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो पॉइंट नहीं पता है तो। पहले तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बताया मैंने कि ये इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं, तो 25 पार्ट हैं। लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और इसको बनने में कितना टाइम लगा था, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। अब देखिए यहाँ पर मैग्ना पार्ट के बारे में आते हैं। और भाग 3, देखिए भाग 3 में क्या दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इसके भाग 3 में क्या दिया गया है। तो इनके भाग 3 में दिया गया है फंडामेंटल राइट दिया गया। क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है, ठीक है ना। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना आप लोग, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। यानी कि हिंदी में बोलें, हिंदी में क्या दिया है, तो मौलिक अधिकार। क्या है, मौलिक अधिकार किस में है, तो पार्ट 3 में है, ठीक है ना। और ये कौन से अनुच्छेद, ये फंडामेंटल राइट जो है ना, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर अनुच्छेद। अनुच्छेद मतलब क्या हुआ, अनुच्छेद के बारे में तो आर्टिकल। क्या है, आर्टिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ये 12 से लेकर 35, यानी कि 12 अनुच्छेद 12 से 35 तक में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है आपका ये फंडामेंटल राइट दिया गया है। और ये कौन से भाग में आता है, तो ये भाग 3 में आता है। याद कर लीजिएगा, सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं भाग 2। अब देखिए भाग 2 के बारे में क्या है, भाग 2 किसके बारे में बताता है। देखिए तो भाग 2 जो बताता है ना, ये सिटीजनशिप के बारे में बताता है, CRT सिटीजन
सिटीजनशिप के बारे में बताता है, यानी कि नागरिकता के बारे में। नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्या है, नागरिकता के बारे में बताता है। कौन, तो भाग 2। अगर मैं भाग 1 की बात करूं, यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए भाग 1 जो है, यानी कि भाग 1 मतलब पार्ट 1 जो है ना, किसके बारे में बताता है, तो भाग 1 बताता है कि संघ और उनके क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में, संघ, यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर, संघ और उनके क्षेत्र के बारे में, क्या है, उनके क्षेत्र में बताता है। इंग्लिश में बोलेंगे ना, यानी कि यूनियन। हमारा देश क्या है, हमारा देश क्या है, यूनियन है। क्या है, यूनियन। यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। क्या है, टेरिटोरी, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। यानी कि भाग 1 किसके बारे में बताता है, तो संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। ठीक है, अब यहाँ तो समझ गए, भाग 2 भी समझ गए। भाग 2 किसके बारे में, तो नागरिकता के बारे में बताता है। भारत के जो नागरिकता है ना, माफ़ कीजिएगा, उसके नागरिकता के बारे में बताता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे आते हैं, इसी में आगे मैं आता हूँ भाग 4। अब भाग 4 दिया गया है और भाग 4A दिया गया है, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपके एग्जाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर भाग 4 को मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर भाग 4 देखिए ऐसे लिखा जाता है, भाग 4 ऐसे लिखा जाता है। तो भाग 4 किसके बारे में बताता है, तो भाग 4 जो बताता है ना, ये बताता है आपका जो नीति निर्देशक तत्व है ना। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर, नीति निर्देशक तत्व क्या है, नीति निर्देशक तत्व बोलें या फिर सिद्धांत बोलें, क्या बोलें, सिद्धांत ऐसे लिखा जाता है, सिद्धांत। यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे ना तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाग 4 में। लेकिन यहाँ दिया गया है भाग 4A दिया गया है। क्या दिया गया है, भाग 4A, भाग 4A। देखिए सभी बच्चों से मैं बोलूँगा ना, आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ना, इसमें कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। मैं हर क्वेश्चन को इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए एक एक पॉइंट को देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए भाग 4A जो है ना, ये किसके बारे में बताता है, तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, क्या है, DUITs के बारे में बताता है। यानी कि मौलिक कर्तव्य के बारे में। क्या बताता है, मौलिक कर्तव्य भी हमारे संविधान में हमको दिया गया है, कर्तव्य, ठीक है ना, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन बताता है, तो भाग 4A बताता है। और ये जो है ना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद यानी कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये आपका आता है 51A में आता है, ठीक है ना, 51A के बारे में आता है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी देख लीजिए, ये जो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यानी कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक किस में आता है, यह अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आता है। और 51 के बाद क्या आता है, 51A आता है, जो कौन सा है, तो भाग 4A में आता है। और इसके बारे में मैंने बता दिया था कि भाग 3 में क्या आता है, तो ये आता है आपका फंडामेंटल राइट, और जो कि क्या है, तो यहाँ 31 से 35 से पहले यानी कि 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक क्या आता है आपका अनुच्छेद कौन किस में आता है, तो भाग 3 में आता है। वो किसके बारे में बताता है, तो ये मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है, ठीक है ना। और एक पॉइंट इसमें और जान लीजिए आप लोग, एक पॉइंट इसमें क्या है कि ये हमारा जो मौलिक कर्तव्य जो है ना, मौलिक अधिकार जो है ना, ये किस देश से लिया गया है। हमारा जो संविधान बना है ना, बहुत सारे अलग अलग देश से कुछ कुछ पार्ट ले लिया गया है। तो हमारा जो किस देश से लिया गया है मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार, तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए। देखिए मौलिक अधिकार जो लिया गया है ना, यानी कि मौलिक, मैं इसको इंग्लिश में देता हूँ फंडामेंटल राइट। क्या है, फंडामेंटल राइट जो लिया गया है कौन से देश से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका में फंडामेंटल राइट जो हमारा है ना, मौलिक अधिकार जो हमारा है ना, अमेरिका में किस नाम से उसको जाना जाता है, उसे जाना जाता है बिल ऑफ राइट्स। क्या है, बिल ऑफ राइट्स, ठीक ना। यानी अमेरिका में इसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। किसको, तो फंडामेंटल राइट को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी पॉइंट को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। सारा पॉइंट जो मैं बताया हूँ ना, बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा इस बार आपको, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए। वे दो ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? यानी कि हमारे प्लैनेट में ऐसे दो ग्रह जो है ना, जिसमें कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी उसका कोई भी चंद्रमा नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा ग्रह है आपका? ये आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, ये बुध और शुक्र दिया गया है। यानी बुध और शुक्र जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी चंद्रमा नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि ये आपका सूर्य के पास इतना है ना, आपका पास में है, इसीलिए इसमें कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या है इसका फुल फॉर्म भी आप लोग देख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप एग्जाम में कभी कभी ये भी आते हैं, ठीक है ना, यूएन का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो यूएन का जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इस ऑप्शन में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सारे क्लास को देखते होंगे ना, तो इसका आप लोग आंसर कर दिए होंगे, नहीं तो इसका आंसर तो बहुत सारे को पहले ही पता रहता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्या है? न्यूयॉर्क। यानी कि यूएनओ का जो मुख्यालय है ना आपका कहाँ है? तो ये आपका न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर न्यूयॉर्क कहाँ पर है? ये आपका यूएसए में है, ठीक है ना, यानी कि अमेरिका में है। अब यहाँ पर एक पॉइंट देख लीजिए, जिनेवा के बारे में देख लीजिए, ठीक है ना। जिनेवा जो है ना बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। चलिए मैं स्पेशल जिनेवा के बारे में आज बताता हूँ, ठीक है ना। बाद बाकी किसी और सिटी के बारे में बताऊँगा, ठीक है ना। जिनेवा के बारे में देख लेते हैं। जिनेवा जो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका हेडक्वार्टर है वो देख लीजिए। अब जिनेवा किसका है? तो पहला देख लीजिए WHO। क्या है? WHO मतलब क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसके बाद देख लीजिए WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखवाने रहा हूँ, आपको ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, समझ लीजिएगा आप लोग। बाद बाकी सबका अलग अलग से क्वेश्चन इसमें आता है। WHO, WTO, इसके अलावा ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी। इसके अलावा आप देख लीजिए ये आपका रेड क्रॉस जो है ना, रेड क्रॉस का भी कहाँ है मुख्यालय? तो जिनेवा ही है। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पर एक आपका है यूएन का, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स। क्या है? ह्यूमन राइट्स ऑफिस। ये कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा ही में ही है। तो इतने सारे जो आपका है इस सभी को देख लीजिएगा आप लोग, जिनेवा में किस किस का है। बाद बाकी न्यूयॉर्क में और भी है, ठीक है ना, पेरिस में भी है। मैं हर चीज़ किसी क्लास में अलग अलग मैं बता दूंगा, क्योंकि ये क्लास में इतना डिटेल में मैं बनाने लगूंगा ना तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा। बाद बाकी जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ ना कि सारे पॉइंट को, सारे चीज़ को आप लोग नोट बना कर ज़रूर रखते होंगे, ठीक है ना। और ऐसा उम्मीद करिए कि आपके जितना सारा पॉइंट आ रहा है ना, सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे मैं क्वेश्चन बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए तो यहाँ आ जाइए, और साथ में अपने आप को टेस्ट करने के लिए ना वीरपथ के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। और सभी बच्चों से मैं कहता हूँ कि आप लोग इस 30 टेस्ट जो दिया गया है ना टी आर्मी का, ठीक है ना, उस टेस्ट को कंप्लीट करके जाइएगा अपने एग्जाम से पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको टेस्ट रन करने में होना तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि मैसूर किस राज्य का जिला है? मैसूर जो है ना कौन से राज्य का डिस्ट्रिक्ट है ये मैसूर? तो इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में आपका एक डिस्ट्रिक्ट है मैसूर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग नीति आयोग यानी नीति आयोग जो है ना पहले क्या था? योजना आयोग था। तो योजना आयोग को हटाकर क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया, ठीक है ना। ये जान लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? तो ये प्रधानमंत्री हुआ करता था। और अभी भी क्या है? योजना आयोग के बदले में नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है ना।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। राउरकेला यानी राउरकेला कहाँ पर है, तो राउरकेला जो है आपका उड़ीसा में है, ठीक है ना। इसमें जो आपका इस्पात कारखाना है ना, इस्पात कारखाना है वो किस देश के हेल्प से, किस देश के सहयोग से शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन के ऑप्शन को देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि जर्मनी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और इसका तो क्वेश्चन मैं सभी से बोलूँगा कि इसका आंसर आप जरूर सही कीजिएगा, ठीक है ना। और मेरे आंसर से मैच करिए आपका आंसर क्या यहाँ बन रहा है। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा, सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग कौन से सिटी से क्लास को देख रहे हैं, तो साथ साथ में आपका इस टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर हो रहा है ना, मैं सभी से चाहूँगा, ठीक है ना। तभी हम लोगों का मोटिवेशन बना रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्प कर पाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे वेद कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 वेद हैं। पहला वेद कौन सा होता है, ऋग्वेद, आपका सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी कि 4 वेद टोटल यहाँ दिया ही गया है। लेकिन इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा इसमें से है, यह आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेदा जो है ना आपका सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर जो है ना कितने वाट के बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर जो होता है, यहाँ ऑप्शन को देख लीजिएगा। वैसे तो मैं अभी जीके क्लास करवा रहा हूँ, बाद बाकी ये जीके जीएस का क्वेश्चन आता है, जीएस में क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाद बाकी तो हमें तो 50 क्वेश्चन करना ही है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा सेटिंग करने में, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करा है ना 746, आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है विटामिन B12 में। किसमें पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है आपका कोबाल्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है इनमें से किस कोशिका अंग में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। कौन से कोशिका अंग में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन को देख लीजिएगा आराम से और आंसर सही करिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हो जाएगा केंद्रक जो है ना, इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो आपका है स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आप लोग बोलिएगा ना, मैं आपका स्टैटिक जीके का एक मैराथन लगा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं कमेंट ज़्यादा आएगा तब मैं लगवाऊंगा, बाद बाकी ये आपका क्लास सफिशिएंट है। डेली क्लास करेंगे मेरा ना, तो एक क्लास यानी कि 50 क्वेश्चन रहता है ना, मेरे साथ 50 क्वेश्चन करेंगे ना, तो कम से कम आपका 100 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा एक क्लास में, ठीक है ना। उसी तरह से वीर पथ का एप्लीकेशन में जो स्टेट दिया गया है ना, बनाया गया ना टेस्ट वैसा ही दिया गया है, ठीक है ना। तो मैं सभी से बोलूँगा, फिर से बोलता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना, आप ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पैसे का उतना मोह मत देखिएगा, बहुत ही कम फीस है यहाँ पर, 110 रुपया यहाँ पर ओनली है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, बिहू नृत्य यानी कि बिहू डांस जो है ना, ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो बिहू नृत्य जो है ना, ये आपका असम से है। किससे है, असम से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए आपका नृत्य यानी कि डांस के बारे में कई बार क्वेश्चन अलग अलग आता है, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि आपका डांस के बारे में तो पता होना ही चाहिए आप लोगों को। चलिए मैं आगे बताऊँगा, एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं रखा हूँ, तब मैं बता दूँगा आपको उसी के टाइम में। पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में आपका है नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से संविधान से लिया गया है। अभी मैंने क्या बोला था, यहाँ पर देखिए हमारे संविधान में जो कुछ कुछ पार्ट है ना, वो अलग अलग देश से लिया गया है, ठीक है ना। यहाँ उसी तरह से यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांत अभी मैंने पहला क्वेश्चन में ही बताया था। तो पहला क्वेश्चन में ये बताइए कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना, ये संविधान के कौन से पार्ट में है, कौन से पार्ट में है, मैंने बताया था अभी आप लोगों को। तो ये पार्ट आपका किस में दिया गया है, तो यहाँ पर पार्ट 4 में दिया गया है। पार्ट किस में दिया गया है, 4 में दिया गया है। तो इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और हमारे संविधान में कितने पार्ट हैं, टोटल 25 पार्ट हैं। अब मैं इसको रिवीजन करने के लिए मैंने दे दिया आपको, ठीक है ना। और ये पार्ट 4 में दिया गया है। और ये जो है पार्ट 4 ए जो दिया गया है ना, ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना।
तो कौन से आर्टिकल यहाँ इसमें आता है, तो 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक का कौन सा है, तो पार्ट 4 में है और ये नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को आप लोग याद करके ही जाइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इसमें था कि कौन सा देश से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका आयरलैंड से। कहाँ लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। ठीक है ना, तो जहाँ जहाँ भी मैंने क्वेश्चन रखा है ना, अलग अलग क्वेश्चन लाया है हमने, और साथ साथ में इसके बारे में जहाँ तक मैंने डिटेल में ही बताया है। अभी मैं कुछ कुछ पॉइंट बताऊंगा ना, इसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन में जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहली महिला अध्यक्ष। एक बार तो क्वेश्चन इसमें आता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ये क्वेश्चन आता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है, माफ़ कीजिएगा, पहली महिला अध्यक्ष भारतीय या कोई से कंट्री के बारे में नहीं कहा जा रहा है, पहली बार जो महिला अध्यक्ष बना था वो कौन बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है ना, ये 1917 में बनी थी। ठीक है ना, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी यहाँ पर, एनी बेसेंट 1917 में बना था। लेकिन वही बात मैं बोलूँगा, अगर भारतीय यानी कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में बात करूं तो कौन बनी थी, पता है आपको कौन बनी थी, तो वो बनी थी आपका सरोजनी नायडू बना था। कौन बना था, तो सरोजनी नायडू, यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर, सरोजनी नायडू, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, किसका, इंडियन नेशनल यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय में कौन सा बना था, तो सरोजनी नायडू बना था। अब देखिए यहाँ पर ये कब बना था, ये भी एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये बना था आपका 1925 में। कब बना था, तो 1925 में। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं छोड़ रहा था। ठीक है ना, यहाँ पर दोनों याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, दोनों याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब मैं पहली के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ बताइए एक बार क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि इंडिया का यानी कि भारत का पहली मुख्यमंत्री कौन बना था, पहली मुख्यमंत्री। यहाँ मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट वुमेन सीएम कौन बनी थी। ठीक है ना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है ये क्वेश्चन। पहला बताइए, पहला पीएम कौन बने, पहला वुमेन पीएम कौन बना था हमारे देश में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आता है, ये तो आप स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन में आता है, जीके में आता है सब। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर सुचेता कृपलानी, कृपलानी। ठीक है ना, पहला आपका ये हो गया सीएम। अगर पीएम बात करूँ तो कौन सा है, तो इंदिरा गांधी, ये पहली पीएम बनी थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस सभी पॉइंट को एक बार नोट करके रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग एक बार। अगला क्वेश्चन में है कि असहयोग आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। देखिए यहाँ पर असहयोग आंदोलन जो है ना, जब हुआ था तो किसके शासनकाल में हुआ था ये, यानी इसमें ये वायसराय कौन था, हमारे भारत का वायसराय कौन था यहाँ पर। अब देखिए ये भी क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन जो है ना, इसका नेतृत्व किसने किया था, किसके अगुवाई में ये असहयोग आंदोलन हुआ था, तो सभी को पता होगा आप लोगों को, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या किए थे, महात्मा गांधी इनके अगुवाई में कर रहे थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। और ये कब किया था, तो पहले ये देख लीजिए। चलिए यहाँ पर, तो कब किया था, तो ये आपका किया था साल 1920 में किया था। कब किया था, तो साल 1920 में। यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर असहयोग आंदोलन, समझ जाइएगा। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन समझ जाइएगा कब वो स्टार्ट हुआ था, तो 1920 को स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये समाप्त कब हुआ था, ये आपका हुआ था स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, स्टार्ट हुआ था ये, लेकिन इसका समाप्ति कब हुआ था, समाप्ति हुआ था 1922 में। और 1922 में कब हुआ था, 1922 में कब हुआ था, जब चौरी चौरा कांड हुआ था। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड क्या है ना, जानते हैं आप लोग ना, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था उसी के पुलिस स्टेशन में।
ठीक है ना। ये मोमेंट ऐसा था ना, उसमें ऐसा हुआ था कि क्रांतिकारी सब उसको बाहर से लॉक कर दिया गया, उनको जेल को, और उसमें आग लगा दिया था। तो 22 जिंदा पुलिसकर्मी मारे गए थे। उसी के बाद से उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, ठीक है ना, बंद कर दिया। तो यहाँ पर याद रखने वाली पॉइंट है, 1922 में समाप्त हुआ ये, और 1920 में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए क्या था कि उस समय के वायसराय कौन थे, उस समय के वायसराय कौन थे। तो उस समय के जो वायसराय थे ये आपके थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर सी करा है ना, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, यानी मोहिनी अट्टम जो है ना, कौन से राज्य का नृत्य है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, जो केरल है। क्या हो जाएगा, केरल जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, मोहिनी अट्टम। अब देखिए केरल में एक और डांस है, क्या है, केरल में एक और डांस है, कौन सा है, कथकली। क्या है, कथकली। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, कथकली, ठीक है ना। एक और डांस आपका है कोलकली, कोलकली, ये भी डांस कहाँ का है, ये आपका केरल का ही है। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट मैं और लिखवा रहा हूँ आपको डांस के बारे में, ठीक है ना। तो यह जान देख लीजिएगा आप लोग। एक तो मैं लिखवा रहा हूँ तमिलनाडु का, ठीक है ना, तमिलनाडु यहाँ दिया गया है, तमिलनाडु का डांस कौन सा है। तो ये देखिए यहाँ पर भारतनाट्यम, क्या है, भारतनाट्यम डांस कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, ठीक है ना। अब देखता हूँ यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया गया है, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का डांस जो है ना आपका कुचिपुड़ी। क्या है, कुचिपुड़ी, ठीक है ना। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, ये आपका आंध्र प्रदेश का डांस है। उड़ीसा के बारे में जानते ही आप लोग, उड़ीसा में क्या है, तो ओडिसी डांस जो है ना, ये उड़ीसा में ही है। अब एक पॉइंट और देख लेता हूँ यहाँ पर, कर्नाटक। क्या है, मैं यहाँ पर स्टेट का नाम इसमें कर देता हूँ यहाँ पर, कर्नाटक। क्या है, कर्नाटका का डांस क्या है, कर्नाटका का डांस क्या है, तो कर्नाटका का डांस देखते हैं ना, यक्षगान। क्या है, यक्षगान कहाँ का डांस है, तो कर्नाटका का ये डांस है, ठीक है ना। और एक और देख लीजिए यहाँ पर, करगा कहाँ का है, तो कर्नाटका का ही है। इसके अलावा एक पॉइंट और देख लीजिएगा, याद करने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं पता है तो पंजाब याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, पंजाब। क्या है, पंजाब का डांस क्या है, तो पंजाब का डांस जो है ना, भांगड़ा कहाँ का डांस है, भांगड़ा डांस है आपका पंजाब का डांस है। इसके अलावा गिद्धा एक है, क्या है, गिद्धा का डांस कहाँ है, पंजाब का ही है। एक और देख लीजिए, चलिए मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। एक देखिए राजस्थान कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक ना, राजस्थान के बारे में कमेंट करिएगा कि राजस्थान का डांस क्या है, राजस्थान का डांस का नाम क्या है, यहाँ पर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इसका डांस का नाम क्या है। तो सभी बच्चों से मैं बोलूँगा कि इसका कमेंट करिएगा, तो मैं जान जाऊँगा कि आप लोग सभी क्लासेस को मेरे और सभी क्वेश्चन को लास्ट तक देखते हैं और सीरियसली देखते हैं आप लोग। अगर नहीं पता होगा ना, तो सर्च करके भी आप लोग ज़रूर डालिएगा कि राजस्थान का डांस क्या है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे क्लास को इतना सीरियसली देखते हैं। लेकिन जितना मैं बोलता हूँ ना, उतना आप लोग नोट पता में बना कर रख लीजिएगा। अगर नहीं पता है तो पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता है ना, मैं नोट बोलूँगा सभी से बनाओ नोट नहीं बनाओगे तो कोई भी फ़ायदा आपको इससे नहीं होने वाले हैं मेरे क्लासेस को, ठीक है ना। तो मेरे क्लासेस को, सभी क्लासेस को अटेंड कीजिए, और जो भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ ना, मॉक टेस्ट, सभी मॉक टेस्ट को आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर, कि वारंट अधिकारी रैंक जो है ना, किससे संबंधित, कौन सी सेना से संबंधित है, वारंट अधिकारी। तो वारंट अधिकारी के बारे में एक पॉइंट बताऊंगा ना, आप लोगों को सभी को याद ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले देख लीजिए। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, वायुसेना। वायुसेना क्या है आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए जिस भी आपके वर्ड में ना वारंट आ जाए, ठीक है, या फिर करंट आ जाए, या फिर सर्जेंट आ जाए ना, करंट, वर्सेंट, वारंट जो भी आ जाए, सब याद कर लीजिएगा, वायुसेना में ही ये सारे पोस्ट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। और एक बात आप मुझे बताइए, इससे पिछले वाला क्लास में मैंने बताया था कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग इसका भी आंसर कमेंट में कीजिएगा। अगर पता है तो अभी मेरे साथ जो अभी क्लास जो चल रहा है ना, उसके साथ कमेंट करिए, नहीं तो समय कमेंट जरूर करिएगा कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना।
इससे पिछले वाला क्लास में मैंने बताया था कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना, मैं इतना उम्मीद करूँगा कि मेरी क्लासेस को, सभी क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए यहाँ पर कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का पूर्ण रूप क्या है, यानी यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है आप बताइए मुझे। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म जो है ना, इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या है, ये एग्ज़ाम लेता है हमारे देश में। ठीक है ना, जो भी IAS IPS होता है और भी जो पोस्ट होता है उसके लिए एग्ज़ाम लेता है कौन, यूपीएससी लेता है। उसका फुल फॉर्म क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा जल झील कौन सा है। वैसे तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे बड़ा खारा जल का झील कौन सा है, यानी कि साल्ट वाटर का लेक कौन सा है, झील कौन सा है, ये आपका चिल्का झील है। क्या है, चिल्का झील है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है यहाँ पर अंतर्देशीय राज यानी कि इनलैंड साल्ट वाटर लेक। ठीक है ना, इनलैंड साल्ट वाटर लेक कौन सा है, ये आपका सांभर झील है। कहाँ पर, राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में, यानी कि सांभर झील कहाँ पर है, राजस्थान में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखिए सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन करंट अफेयर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, करंट अफेयर के लिए भी आपके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे क्या है, अभी करंट में इसका क्या है, करंट में इसका अध्यक्ष है कौन, तो तुहिन पांडे आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देख लीजिए ये किसके स्थान पर आया है, तो किसके स्थान पर आया है, ये आपका आया है यहाँ पर माधवीपुरी के स्थान पर। किसका स्थान पर आया है, यहाँ पर देखिए माधवीपुरी के स्थान पर आया है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, एक मिनट। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर आपके लिए अगला क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए यहाँ पर कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, एक मिनट। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक आपने नाम सुना होगा ना, सोनार का, उसी के पैटर्न पर, उसी के बेस पर ये फैदोमीटर ही काम करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में आपका साइंस से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है ना, साइंस से, तो टीए आर्मी के लिए साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो घबराना नहीं है, सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। बस सभी क्लासेस को देखिएगा और आपके पास जो भी बुक है ना, जो भी क्लास अच्छा लग रहा है ना, सभी क्लास को देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस मेरे ही क्लास को देखिए, जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से आप लोग क्लास को किया कीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि मोतियाबिंद किस अंग से संबंधित रोग है। तो मोतियाबिंद कहाँ होता है, तो मोतियाबिंद कहाँ होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये आँखों का रोग है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है मोतियाबिंद में ना, जो लेंस जो रहता है ना, लेंस धुंधला पड़ जाता है, लेंस क्या होता है, लेंस गंदा हो जाता है। ठीक है ना, तो मोतियाबिंद उसे ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ये आँख से संबंधित रोग है। ठीक है, अब यहाँ आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है। देखिए यहाँ पर मानव शरीर में जो पाचन का यानी कि डाइजेशन का जो प्रक्रिया स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, ये मुंह से ही हो जाता है। कहाँ से हो जाता है, मुंह से ही। और मुंह से कहाँ से होता है, तो मुंह से कहाँ से होता है, तो लार से, यानी कि लार मतलब क्या, सलीवा से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, सलीवा को हम लोग क्या कहते हैं, लार कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सा गैस जिम्मेदार है, यानी सबसे अधिक कौन सा गैस इसके लिए जिम्मेदार है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। ठीक है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए इस ऑप्शन में सबसे जो बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं हम लोग, CO2 कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए।
अगला क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन 4 दिया गया है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी दिया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये विटामिन सी, डी, के जो है ना, ये रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। बाद बाकी यहाँ देख लीजिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। और इसका जो केमिकल नाम है वो क्या दिया गया है, ये आपका रेटिनॉल। ठीक है, इसके अलावा विटामिन सी ये जो आपका है इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो विटामिन सी को और क्या कहा जाता है, देखिए सारे चीज़ मैंने बता दिया आप लोगों को। विटामिन डी रिकेट्स होता है, इसे विटामिन सी कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी होता है। ठीक है ना, ये सारा चीज़ मैंने बताया है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर सभी पॉइंट को एक बार दोहराइएगा और सभी से मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि रिवीजन ज़रूर करिएगा। ठीक है ना, रिवीजन तभी हो पाएगा जब आप नोट बनाएंगे। हर बार तो क्लास देखेंगे नहीं आप लोग, ठीक है ना, और उतना लंबा टाइम नहीं होता है, बस नोट्स बनाना जरूरी होता है। नोट्स बना के रिवीजन ज़रूर करिएगा। ठीक है ना, विटामिन ए इससे कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन सी की कमी से इसका भी होता है। विटामिन के कमी से यानी रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है ये। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत में कौन सी गैस पाया जाता है। सबसे अधिक प्रतिशत में कौन सा गैस पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। कितना परसेंट, तो 78% के लगभग। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका आंसर हो जाता है। आगे दिया गया है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है, तो एम्पियर होता है आपका। यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या है कि स्टेनलेस स्टील में मुख्य तत्व कौन सा मिलाया जाता है। यानी कि मुख्य तत्व जो होता है ना स्टेनलेस स्टील में, ठीक है, वो क्या मिलाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्रोमियम आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वो क्या करता है, क्रोमियम जब इसमें मिलाया जाता है ना, इसमें जंग नहीं पकड़ता है। इसमें क्या करता है, जंग नहीं पकड़ता है। तो जंग नहीं पकड़ता है, इसे 10 से 12% क्या है, इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। यानी स्टेनलेस स्टील में कितना परसेंट क्रोमियम होता है, 10 से 12% क्रोमियम होता है, और इसलिए मिलाया जाता है। इससे क्या होता है, इसमें जंग नहीं पकड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक किसे कहते हैं हम लोग, मानव शरीर का। तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक होता है ना, ये होता है आपका प्लीहा होता है। क्या होता है, प्लीहा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सी में दिया गया है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र जो होता है ये होता है आपका NH3 होता है। क्या होता है, ये NH3 होता है। और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। किससे बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। कौन, तो अमोनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ना आंसर करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन में है कि पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता किस रोग के कारण बनता है। कौन से रोग के कारण ये आपका फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है। ठीक है ना, पीने के पानी में ये जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया है फ्लोरोसिस, ये आपका रोग हो जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे दिया गया है कि पारा का परमाणु क्रमांक क्या है। पारा का परमाणु क्रमांक क्या है। ठीक है, तो पारा का जो परमाणु क्रमांक है ये होता है आपका 80 होता है। क्या होता है, 80 होता है। ठीक है, और पारा का जो सिंबल होता है वो क्या होता है। ठीक है, पारा का सिंबल जो होता है ना ये होता है Hg। Hg क्या होता है, ये पारा का सिंबल होता है। अब यहाँ पर एक Hg के बारे में जान लीजिए। अब यहाँ पे Hg तो समझ गए, पारा को कहते हैं। अगर मैं बोलूँगा गोल्ड का क्या होता है, क्योंकि आपका ये मैंने इसलिए बताया है ना, ठीक है ना, आप एग्जाम में आ चुका है ये। तो गोल्ड को क्या है, गोल्ड का क्या है, तो ये गोल्ड को कहते हैं Au कहते हैं। Au किसका है, और ये कौन से इसका क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, इसका क्रमांक जो है इसका 79 है, 79 है। ठीक है, उनकी बात अगर मैं बोलूँगा शीशा का, देखिए लेड का, ठीक है ना, लेड बोलें या फिर शीशा बोलें, क्या बोलें, शीशा बोलें,
इसका जो है ना परमाणु क्रमांक क्या है, इसका आपका दिया गया है 82। याद कर लीजिएगा, ये सब सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए सामने में ला दिया है कि गोल्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, लेड के बारे में पूछा गया है, इसका परमाणु क्रमांक के बारे में बोला गया है, और इसमें क्या पूछा गया था, इसका संकेत क्या है, इसका जो संकेत है आपका AU से हम लोग कहते हैं। ठीक है, सभी पॉइंट को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस सीधा गैस में बदल जाता है, इसमें देखिए वाष्पीकरण नहीं होता है। ठीक है ना, डायरेक्टली ठोस किसमें बदलता है, ये बदलता है आपका किसमें, किसके कारण से बदलता है, तो ये उद्पातन में होता है। क्या होता है, उद्पातन में, यानी कि सब्लिमेशन में होता है ये। तो यहाँ पर 32 का आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होता है, ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, यानी सब्लिमेशन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अमीबा में प्रजनन किस विधि से होता है। अमीबा में जो प्रजनन होता है वो कौन से विधि से होता है, क्वेश्चन नंबर 33। ये बहुत बार क्वेश्चन में आ गया है। इसका जो होता है ना, ये बाइनरी फ्यूजन के, यानी कि द्विखंडन विधि से होता है। किससे होता है, द्विखंडन विधि से होता है, यानी कि बाइनरी फ्यूजन के वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर सारा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैथनोइक अम्ल। ठीक है ना, आपने पढ़ा था यहाँ पर चींटी के डंक में, लेकिन यहाँ पर मैथनोइक अम्ल नहीं दिया गया है। तो मैथनोइक अम्ल को ही क्या कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। तो सभी क्वेश्चन जो है ना, ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका चींटी के डंक के बारे में कई बार क्वेश्चन में आ चुके हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि लोहे का संकेत क्या है। लोहे का संकेत क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लोहे का संकेत जो होता है ना, वो होता है Fe होता है, Fe। ठीक है ना, Fe को क्या बोलते हैं हम लोग, लोहा यानी कि आयरन कहते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर आई दिया गया है, तो आई किसका होता है, ये होता है आयोडीन का। किसका होता है, आयोडीन का होता है। किसका होता है, आयोडीन का होता है संकेत। वही बात Au के बारे में मैंने बता दिया आपको। Au किसका बोलता है, ये गोल्ड का होता है। और Ag किसका होता है, तो ये होता है आपका सिल्वर का होता है। ठीक है ना, यहाँ पर Ag सिल्वर का, ठीक है, Au गोल्ड का, Fe आयरन का, I किसका होता है, तो आयोडीन का होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके लिए मैथ का मिलेगा। ठीक है ना, 15 क्वेश्चन। और मैथ का क्वेश्चन में आपको जहाँ सॉल्व करना है ना, वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए। यहाँ पर जहाँ लगे वीडियो को पॉज करके सॉल्व जरूर करिएगा, बाद बाकी जैसे मैं बता रहा हूँ उसका भी आंसर करने का आप लोग कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 30 का स्क्वायर माइनस में 20 का स्क्वायर बराबर में 10x है। तो x का मान क्या यहाँ पर है, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपको यहाँ पर। अब देखिए, आप इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 30 का स्क्वायर माइनस में 20 का स्क्वायर बराबर में 10x दिया गया है। आप 30 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 900 प्लस में यहाँ हो जाएगा 400 माइनस यहाँ माइनस है। ठीक है ना, 400 हो जाएगा बराबर में 10x है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x बराबर में क्या हो जाएगा, 900 माइनस में से आप 400 करेंगे ना, तो यहाँ 500 आ जाएगा। इसको यहाँ भी लिख सकते थे, 500 यहाँ करके 10x करते तो वहाँ आगे पीछे यहाँ इधर इसे कर दिया, इसको इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 500 बटा में 10 हो जाएगा। अब काटेंगे कितना होगा, 10 पंच 50 यानी 50, यानी कि 50 अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर ये बी में दिया गया है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको क्या करना था, इसमें आपको बस सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कि 1000 की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करिए। बस इसका मैं SI का फार्मूला लिखा जाता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो पूछा जा रहा है ना, साधारण ब्याज, इसका फार्मूला होता है PRT/1 में क्या होता है, 100 होता है। यानी कि P मतलब क्या होता है, P मतलब प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल दिया ही गया है, रेट आपको दिया गया है आपका है, और टाइम आपको कितना दिया गया है, ये भी दिया गया है। इसको सॉल्व करके आप लोग ना SI का आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 37 का भी आंसर आप लोग क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है ना, मैं जिन क्वेश्चन के लिए मैं कमेंट करने के बोल रहा हूँ ना, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, ताकि हम लोग जान पाएँ कि आप लोग सीरियसली वैसे ही आप लोग हैं जैसा कि मैं यहाँ से करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में है कि A और B मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं।
ए अकेला उस काम को 10 दिन में करता है तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब बी के बारे में पूछेगा ना तो क्या करना है, 6 गुना में 10 कर देना है, बटा में 10 माइनस में 6 कर देना है। देखिए नीचे में आपको माइनस कब करना है, जब आपका दोनों मिलकर काम दिया हो तब, यानी ए और बी मिलकर काम दिया गया, ठीक है। और ये ओनली ए का दिया रहे ना, और जब दोनों में से एक का पूछ ले यहाँ पर तब नीचे में माइनस करिएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जब बोलेगा कि ए जो काम करता है 6 दिन में कर लेता है, बी कर लेता है 5 दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो उस कंडीशन में क्या करना है आप लोगों को, उस कंडीशन में क्या करिएगा, 6 गुना में 5 कर लीजिएगा और 6 प्लस में यहाँ 5 करिएगा, नीचे में तब प्लस होगा जब दोनों मिलकर करेगा तब। लेकिन यहाँ पर आपका एक का काम निकालना है ना, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का आप लोग काम करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 6 गुना में 10 बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये। अब देखिए इसको काटिए, अब इसको काटेंगे ना, देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूना में 4 और 2 तिया में 6 और 2 पंजे 10, क्या बचा, 3 यहाँ बचा, 5 यहाँ बचा, यानी कि 5 तिया में 15, यानी कि उसको बी जो कर सकता है ना, कितना दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है ना, इसका आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, और आपको मैथ से डर लग रहा है ना, तो हमारा जो वीर पथ पर जो आपका ये टेस्ट दिया, आपका मैथ क्लास है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये स्पेशल आपके टी आर्मी के लिए ही ये क्लासेस है, ठीक है ना। और बाद बाकी आर्मी के और भी जो एग्ज़ाम होते हैं ना, क्लर्क हो या फिर जीडी हो, ट्रेडमैन हो, सब के लिए ये क्लास कॉमन ही काम आएगा, क्योंकि इसका सभी का सिलेबस जो है ना एक ही है, मैथ का सिलेबस, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि 10% तथा 20% का क्रमागत कटौती किस एकमात्र छूट के बराबर है। यानी इसका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो सिंगल डिस्काउंट क्या है, यानी इन दोनों का मिलाकर सिंगल डिस्काउंट क्या है। तो कि ऐसे क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो क्या करेंगे पता है आपको ना, पहले 100 रख लीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, 10% दिया है ना, 10% का मतलब क्या कर, इसको मान लीजिएगा 90%, 90 बटा में 100, 20% है 80 बटा में 100, ठीक है, इतना कर लीजिएगा, ठीक। अब क्या करना है आप लोग, आपको यहाँ पर जितना आएगा, मैंने कहाँ से लाया ना अभी पता है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर सबके साइड में समझने के लिए। पहले 100 तो लिखेंगे ही, गुना करके 100 माइनस में 10, क्योंकि 10% पहला छूट था आपका, बटा में 100। दूसरा क्या था, 20% है ना, तो 100 माइनस में 20, ठीक है, बटा में 100, यानी कि 100 ये हो जाएगा 90, तो मैंने 90 कर दिया था। दूसरा आपका 20 था कमी ना, तो 20 कमी यानी 80 कर दिया था डायरेक्टली, मैं इतना लिखा नहीं था, ठीक है। चलिए छोड़िए, समझाने के लिए मैंने इसको बोला था, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको काटिए, 100 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 9 8 72। अब जितना आएगा ना उसको 100 से कम माइनस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 28%, यानी 28% क्या हो जाएगा, इसका सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा। यानी कोई व्यक्ति अगर, कोई दुकानदार अगर एक ही वस्तु पर 2 डिस्काउंट देता है, यानी कि आपको 2 बार डिस्काउंट दे रहा हूँ, एक बार दे रहा हूँ आपको 10%, एक बार दे रहा हूँ 20%, यानी कहने का मतलब 30% दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना दे रहा है वो, एक्चुअल में वो 28% ही दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 40 में, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि 20 और 24 का महत्तम समावर्तक कितना है, 20 और 24 का महत्तम समावर्तक कितना है, कि एचसीएफ कितना है। ये क्या कर लीजिए, 20 को 24 से भाग लगा दीजिए, यहाँ पर 20 का 20 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, यानी किससे कटा, 4 से कटा ना, यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा, 4 ही आपका क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। यानी कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। पहले तो प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे पता करना है, देख लीजिए यहाँ पर। तो प्रथम 7 प्राकृत संख्या है ना, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं बनाऊँगा नहीं, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करना है, औसत क्या होता है ना, बीच का संख्या होता है ना, औसत क्या होता है, बीच का संख्या होता है। तो पहले क्या करूँगा, मैं सभी को जोड़ लूँगा, ठीक है, सभी को जोड़ लूँगा, और कितना संख्या है, 7 संख्या है ना, 7 से भाग लगा दूँगा मैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये, अब सभी को जोड़ूँगा यहाँ पर, तो 2 1 3 3 6 और 4 10, 5 15, अब 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 और 7 28 हो जाएगा।
28/7 हो जाएगा। अब काटेंगे कितना, 4 आ जाएगा ना। अभी मैंने क्या बोला था, एवरेज कितना होता है, तो बीच का संख्या होता है ना। अब बीच का संख्या होता है ना, तो देखिए यहाँ पर टोटल 7 संख्या है ना। 7 संख्या में क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ 3 संख्या इधर से हटा दीजिए और 3 संख्या क्या कर दी, इधर से हटा दीजिए। क्या हो जाएगा, पहले आपका आंसर हो जाएगा 4। डायरेक्टली आपका आंसर 4। नेक्स्ट टाइम से इसको बनाना नहीं है, ठीक है। आप समझ लीजिए एक तरीका है, क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में क्या होता है, 2 होता है। तो n क्या रहेगा, टोटल के 7 है ना, 7 संख्या कह रहा है ना, तो 7 से भाग लगा दीजिए इसको, ठीक है ना। क्या लीजिए 7, 7 n बराबर कितना हो, 7 हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 7 प्लस में 1 बटा में 2, यानी कि 7 गुना में 8 हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 से काटूंगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 होगा में 28, 28 का योग हो गया, टोटल हो गया, उसे 7 से भाग लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर तभी 4 निकल के आ जाएगा। तो आप ऐसे बनाइए वैसे बनाइए, ठीक है ना। ये भी इसका फॉर्मूला ही है, यानी कि सभी का आप योग निकाल लीजिए, सभी का जो मैंने योग बताया था योग कर लीजिए और 7 से भाग लगा दीजिए। इतना निकाल के ये फार्मूला आपका दिया गया है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। यहाँ पर कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो ब्याज का दर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर देखिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, दोबारा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस मैं एक ही बार सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। दोबारा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और इससे पहले मेरा क्लास देखे होंगे ना, उसमें मैंने बता भी दिया था आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब कुछ नहीं है कि आपका एक धन साधारण ब्याज पर की दर से 5 वर्ष में दोगुना होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, मैं मान लेता हूँ उसका प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल उसका p था, पहले प्रिंसिपल कितना था, तो उसका p था। अब 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। दोगुना कब होगा, जब उसका मूलधन और उतना ही ब्याज हो जाएगा ना, उतना ही ब्याज, मूलधन और ब्याज दोनों इतना इतना हो जाएगा, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा ना। यानी अब p था पहले, अब कितना हो गया 2p, यानी कि दोगुना हो गया। अब इसका दोगुना मतलब क्या है, जितना ब्याज है उतना ही क्या हो गया, मूलधन हो गया, इसलिए दोगुना हो गया ना। लेकिन अगर यहीं पर ये क्वेश्चन कहता है यहाँ पर मुझे कि 5 वर्ष में 3 गुना हो गया, 5 वर्ष में, तो पहला मूलधन इसका p था, यानी प्रिंसिपल इसका p था। अब बोल रहा हूँ मैं 3 गुना हो गया ना, अगर मैं 3 गुना बोलूँगा, 3 गुना 3p हो जाएगा। अब 3p मतलब क्या हो गया, इसमें क्या है, एक बार तो इसका प्रिंसिपल है ही, प्लस में 2p क्या हो जाएगा, 2p उसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका, हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। समझने का कोशिश करिएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। जब मैं समझा रहा हूँ ना, तो उस पॉइंट को समझ लीजिएगा, दोबारा आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 2p हो जाएगा, ठीक है, उसका ब्याज हो जाएगा और ये मूलधन हो जाएगा। अब एसआई का फार्मूला क्या होता है, यानी साधारण ब्याज कह रहा है ना, अभी मैंने बताया था एसआई का फार्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100 होता है, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूले से आप लोग क्या प्रिंसिपल का भी फार्मूला निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा SI इंटू में 100 अपॉन में RT हो जाएगा। इसी फार्मूले से आप क्या रेट का भी फार्मूला निकाल लीजिएगा, किसका हो जाएगा SI इंटू में 100 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल इंटू में टाइम हो जाएगा। टाइम का भी निकाल सकते हैं, कैसे SI इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में रेट हो जाएगा। इसी फार्मूले से सब ये तीनों फार्मूला निकल के आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब बोल रहा है 5 वर्ष में दोगुना होता है ना, 5 वर्ष में क्या होता है, दोगुना होता है। तो अब तो समझ गए कि टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष तो हो ही गया है। और इसका मैं मूलधन मान लूँगा कितना, इसका मूलधन में मान लूँगा p ही मान लूँगा, ठीक है ना, p ही मान लूँगा डायरेक्टली, क्योंकि बाद में जाकर p कट ही जाएगा। अब देखिए अब दोगुना बोल रहा है, तो दोगुना जब बोल रहा है ना, तो p और p, यानी इसका ब्याज कितना है, ब्याज कहाँ से आ गया, ब्याज का ओनली p ही रहेगा ना। तो मैं यहाँ कर देता हूँ ब्याज, क्या कर देता हूँ SI, ऐसा कर देता हूँ यहाँ पर, तो p ही रहेगा। अब p मैंने कहाँ से लाया, x का फार्मूला भी होता है, अमाउंट बराबर में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाता है। तो आपका ये तो होता है 2p में से अगर एक p हटा देंगे ना, तो एक p बच जाएगा ना, ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ क्या क्या निकल के आ गया, यानी आपको टाइम भी निकल के आ गया, आपका प्रिंसिपल भी निकल के आ गया और आपका SI भी निकल के आ गया। तो आपको क्या निकालना है, आपको रेट निकालना है आपको। तो रेट का फार्मूला भी बिठा दीजिए, रेट के फार्मूले बिठाएंगे ना, इसका फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर। रेट बराबर क्या हो जाएगा आपका SI यानी कि कितना दिया गया है, ये SI ना, कितना प्रिंसिपल, तो p निकल के आ गया ना, तो p इंटू में 100 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा आपका रेट नहीं टाइम और p,
तो प्रिंसिपल है ही यहाँ पर, और टाइम आपका कितना दिया गया 5 दिया गया है। अब 30 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 100 बटा में 5 हो जाएगा। मैं आपको समझा के रहा था, समझ गए ना। मैं आपको समझा रहा था कि अगर दोगुना बोलेगा ना तो क्या रहेगा, ब्याज ओनली पी रहेगा, क्योंकि पी से पी कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 100 और नीचे में बचेगा जितना टाइम दिया रहेगा वो। अब देखिए यहाँ 20 तो कट के आ गया ना, काट के 20 आ गया, तो 20 तो आपका आंसर निकल गया 20%। अब यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन मैं करवाता हूँ इसमें आपको, ठीक है ना, मैं समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं कैसे करवा रहा हूँ देख लीजिए यहाँ पर। देखिए अगर बोलता है यहाँ पर कि ब्याज अगर 5 गुना हो गया, कितना हो गया, मूलधन 5, पहले पी था, अब 5 गुना हो गया, कितना हो गया 5 गुना हो गया, तो आप आंसर क्या निकालते हो, उसका रेट निकालते हैं। रेट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ अगर दोगुना बोलेगा तो ओनली पी रहेगा, पी भी कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा आपका ओनली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पी हो जाएगा, 5 गुना ना, 5 गुना 5 पी, यानी 5 पी में से आप 1 पी घटाएंगे ना 4 पी, यानी आप क्या करेंगे 4 पी कर देंगे, गुना में यहाँ पर 100 कर देंगे, बटा में यहाँ पर कितना बोल रहा है 5 वर्ष में ना, तो 5 भाग लगा देंगे, बस 5 काटेंगे ना तो 20 कट जाएगा, 20 का में 80 आपका आंसर हो जाएगा। पी नहीं रखेंगे यहाँ पर, डायरेक्टली 4 रखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर बोलेगा अगर ब्याज कितना होता है, मतलब मूलधन कितना हो जाता है, मूलधन 10 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में, तो 10 वर्ष में। 10 वर्ष में क्या होता है, 10 वर्ष में 10 गुना हो जाता है ना, 10 गुना हो जाता है। तब क्या करेंगे, तो आपको रेट निकालने के लिए बोलेगा ना, तो क्या करेंगे 9 गुना में 100 बटा में 10 कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। जितना यहाँ बोलेगा ना उससे कम करके एक यहाँ कर दीजिएगा, गुना में 100 बटा में 100 कर दीजिएगा, 10 कट जाएगा, 10 9 90, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जिस तरह से मैं समझाया हूँ ना, अगर आप समझ गए होंगे ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा आपको ये कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया हूँ बस समझाने के लिए, ताकि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूज़न होता था, बस समझाने के लिए मैंने आपको इतना टाइम लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा आपको इतना कभी भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि A अनुपात B बराबर में 3:4 है, B अनुपात C बराबर में इतना दिया गया है, तो AC का मान पूछ रहा है। इसको कैसे बनाएंगे, A अनुपात B कर दीजिए और B अनुपात में C। जैसे ही मैंने इसको लिखा है ना, वैसे ही इसका वैल्यू को भी लिख दीजिए। कितना, 3:4 और ये 8:9। ये A है, B है, ये B है, ये C है। अब ये दोनों B है, ये भी B है, ये भी B है। अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दोनों। अब इसको बराबर करेंगे ना तो ये 8 है ना, और इसको 8 बना दीजिए। अब इसको 8 बनाएंगे ना तो इसमें 8 से गुना करना पड़ेगा, 8 नहीं 2 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 से गुना करूँगा तभी 8 होगा ना ये। अब 2 से इसमें गुना करूँगा, 2 से मुझे इसमें भी गुना करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 8, ये तो 8 और 9 है ही, यानी B का वैल्यू तो बराबर हो ही गया ना। ये आपका A का वैल्यू था और ये आपका C का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है। यानी मैं कह सकता हूँ कि A अनुपात B अनुपात C बराबर में कितना हो जाएगा, 6:8:9 हो जाएगा। आप जो पूछेगा देख लीजिए, A अनुपात C बोल रहा है ना, तो A अनुपात C कितना हो जाएगा, A का वैल्यू 6 है और B का वैल्यू 9 है, 6:9 दिया रहेगा, या इसका काट को दिया रहेगा। देखिए 3 2 में 6, 3 3 9, यानी 2:3 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये B में दिया गया है ये। ठीक है, क्वेश्चन इतना आसान पूछा जाता है, लेकिन आपको देखने से ही बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में है कि 25 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 10 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, M1 इंटू में D1 बराबर में M2 इंटू में D2 कर दीजिए। M1 कितना है 25, पहले M यानी कि पहले कितने लोग, पहले 25 लोग। ठीक है, अब कितने दिन लग देते, तो 20 दिन लग देते, 20 मैंने कर दिया। अब कितने लोग हैं, 10 लोग हैं ना, और कितने आदमी ये दिया नहीं है, वही पूछ रहा है ना, तो यहाँ D कर दीजिए। यही तो आपको पता करना है, यानी कि D मतलब डे, कितना दिन। अब बराबर D बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुना में 20 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 10, बटा में 10 ये वाला, 10 गुना में 20, 25 गुना में 50, काटे कितना हो गया 50, यानी कि 50 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ये B में दिया गया है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर। एक वर्ग का विकर्ण 6 मीटर लंबा है। क्या है, एक वर्ग का विकर्ण दिया गया है जो 6 मीटर लंबा है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल जब पूछ रहा है ना यहाँ पर, ठीक
ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का एक आसान सा एक मैं बताऊंगा फार्मूला, जब विकर्ण दिया रहे तो, ठीक है। इसका मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। एरिया ऑफ अ क्या वर्ग है ना, स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है, विकर्ण को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल कहते हैं, यानी डायगोनल का स्क्वायर बटा में 2, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। तो डायगोनल कितना दिया गया, 6 दिया गया ना, इसका विकर्ण, तो 6 का स्क्वायर कर दिए बटा में 2 कर दीजिए, 6 36 बटा में 2, यानी काट कितना हो जाएगा, 6 36 बटा में 2 यानी कि 18 हो जाएगा। 18 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल ही आसान सा फार्मूला था, ठीक है ना। अगर मैं वर्ग की क्षेत्रफल के बारे में बात करूँ, एक और क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है ना, ये वर्ग का क्षेत्रफल जब आपका भुजा दिया रहे तब। लेकिन जब विकर्ण दिया रहेगा ना, यानी कि डायगोनल दिया रहेगा ना, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका डी का स्क्वायर, यानी डायगोनल का स्क्वायर बटा में 2, इसका फार्मूला है। तो फार्मूले को आप लोग एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो मैथ सोल्यूशन में जितने सारे हैं ना, सारे फार्मूला पर ही क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन हो सब होते हैं, ठीक है। तो मैथ से डरना नहीं है आपको, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आना आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि वृत्त का परिधि 88 मीटर है तो उसका त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या, अब परिधि दिया गया ना, त्रिज्या मतलब क्या होता है, रेडियस बोल रहा है आप निकालने के लिए। तो वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, मैं इसका डायरेक्टली फार्मूला लिखा हूँ यहाँ पर 2 पाई आर। 2 पाई आर, अब देखिए 2 पाई आर मतलब क्या है, कितना दिया गया है, तो 88 मीटर तो दिया ही गया है। अब काट लीजिए, 2 इंटू में आपका पाई की वैल्यू कितना होता है, 22 बटा में 7 होता है, और गुना में रेडियस तो आपका दिया ही है और 88 है। अब क्या करना है, काटना है आपको, या फिर आर बराबर डायरेक्टली कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 88 गुना में 7 बटा में 22 गुना में आपका 1 बटा में 2 हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, इसको मैंने दोनों को मैं क्या कर दिया हूँ, इस तरफ ला दिया हूँ ना। तो अभी दोनों गुना में है, अब इस तरफ आएगा तो ये तो उल्टा हो जाएगा भाग में आकर, ये आपका ऊपर में है कुछ नहीं है तो ये नीचे में आपका आ गया, बस इसको ऐसे ही करते हैं। अब काट लीजिए यहाँ पर 22 चौका में 88, और यहाँ पर 2 से काटूंगा तो 2 दूना 7 दूना में 14, यानी कि रेडियस कितना आ गया, तो 14 मीटर आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये आपका बी में दिया गया है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। आपका लेंथ दिया गया है 20 मीटर और ब्रेथ कितना दिया गया है, तो विड्थ कितना दिया गया है, तो आपका दिया गया है 15 मीटर। इसका परिमाप यानी कि इसका सर्कमफरेंस कितना होगा, ठीक है, पैरामीटर कितना होगा। यहाँ पर पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इसका फार्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ फार्मूला इसका होता है, ठीक है ना। आपको लेंथ तो दिया ही गया है ना, लेंथ आपका दिया गया है, आपका ब्रेथ दिया गया है ना, तो 2 इंटू में लेंथ आपका 20 कर दीजिए और ब्रेथ कितना दिया गया है 15 कर दीजिए, ठीक है। यानी कह सकता हूँ इसको मैं यहाँ पर 2 इंटू में कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और यानी कि 35 गुना में 70, यानी 70 मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो मैथ्सोल्यूशन में क्षेत्रमिति में आपका फार्मूला जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल था यहाँ पर, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 6 संख्याओं का औसत 14 सेंटीमीटर, 14 है। यदि 5 संख्याएँ इतना दिया गया है तो छठी संख्या क्या है। अब देखिए 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 14 गुना में 6, यानी 14 छक्के 84, ठीक है ना। अब इसमें से 5 संख्या दिया ही गया है ना, अब क्या कर लीजिए 84 में से क्या कम करना है आपको, ये सभी 5 संख्या यानी कि 27 प्लस में 8 प्लस में 10 प्लस में 15 प्लस में 20। अब इतना घटा का आएगा ना, वही आपका आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। इतना कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी संख्या का 8 गुना 120 है तो वह संख्या क्या है। अब यहाँ क्या मान लीजिए, संख्या मान लीजिए, नंबर मान लीजिए, कितना मान लीजिए, x मान लीजिए। अब x मानेंगे ना, x का 8 गुना कितना है 120 दिया गया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 बटा में 8 हो जाएगा, 15 8 120, यानी x बराबर कितना आ गया, तो 15 आ गया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी वर्गों का अंतर 84 है। यानी बोल रहा है 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है,
जिनका सम कितना दिया गया है, डिफरेंस कितना दिया गया है, 84 दिया गया है। तो यहाँ मान लूँगा मैं क्या, पहला इवन नंबर मान लूँगा मैं, कितना मान लूँगा मैं, नंबर कितना मान लूँगा, x मान लूँगा। और दूसरा क्या मान लूँगा मैं, दूसरा इवन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा इवन नंबर हो जाएगा x+2 हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर दिया गया है ना, यहाँ तो 2 ज़्यादा करके आएगा ना, लगातार बोल रहा है तो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, दोनों का वर्गों का अंतर बोल रहा है ना, तो x+2 का होल स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर बराबर में आपको 84 दिया गया है ना। दोनों का अंतर बोल रहा था, इसलिए हमने क्या किया था, माइनस किया है। अब क्या कर लीजिए, दोनों का फार्मूला निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका, ये x² हो जाएगा प्लस में 2ab यानी से फार्मूला होता है ना, a+b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ना, 2ab 2a है ba है, 2 दूना 4x हो जाएगा ये, और प्लस में 2 दूना में 4 हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस में ये हो जाएगा x² बराबर में 84। अब क्या हो जाएगा, ये x² ही दिया गया ना, ये और ये कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, कुछ नहीं था, यहाँ प्लस में यहाँ पर है, ये माइनस में है, दोनों कट जाएगा। बचा क्या आपके लिए, बचा आपका 4x प्लस में 4 बराबर में 84 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 4x बराबर में कितना हो जाएगा, 84 माइनस में 4। अब मैंने x वाला को, मैंने 4 वाला को यहाँ कर दिया, तो अब प्लस में तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 84 माइनस 4 यानी कि 80, यानी कि आपका x बराबर कितना हो गया, 80 बटा में कितना हो जाएगा 4, काट कितना आ जाएगा 20 का 80 ना, तो आपका आंसर कितना निकल के आ रहा है, 20 निकल के आ रहा है। तो बोल रहा है आपको यहाँ पर दोनों का योग कितना होगा। अब दो क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। अब x का मतलब आ गया 20, ये आपका हो गया 20, ठीक है ना, आपका हो गया 20 ये, और ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ना ये, क्योंकि x+2, तो x वैल्यू कितना दिया गया था, 20 दिया गया था ना। तो अब बोल रहा है दोनों का योग, एक संख्या निकल के आपको आ गया 20 निकल के आ गया, और ये निकल के आ गया 22 निकल के आ गया, दोनों का योग कितना हो जाएगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 20 प्लस में 22 कर दीजिए, यानी कि 42 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये तो आपका बी में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी टोटल 50 क्वेश्चन करवाया है। और लास्ट में मैं बोल रहा हूँ, क्लास आपको अच्छा लग रहा है ना, तो क्लास आपको लाइक करना ज़रूर, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और साथ में वीरपथ के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग 30 टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। 30 टेस्ट दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। सभी बच्चों से मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।